हाय फ्रेंड्स, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि रिलेशनशिप मैनेजर्स जिनको हम अधिकतर रिलेट करते हैं लेंडिंग से, लेंडिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बैंक की लेंडिंग बुक में। जैसे ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग में रोल प्ले करती हैं लायबिलिटीज़ का, लायबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं, कस्टमर्स को सर्विस देती हैं, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करती हैं, लीड जनरेट करती हैं, फिर उस लीड को कन्वर्ट करके अपना कस्टमर बना लेती हैं, फिर चाहे वो कासा का हो या टर्म डिपॉजिट्स का हो। तो उसी तरह से उस पैसे को जब आप मार्केट में उठाते हैं तो वहाँ पे भी एक टीम होती है जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, और उस टीम का काम यही होता है, आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग पोटेंशियल बोरोवर्स को, लीड जनरेट करते हैं और उस लीड को कन्वर्ट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस में बैंक के कई डिपार्टमेंट्स बैंक के उसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप मैनेजर, जिनको कि हम कह सकते हैं एसेट क्रिएशन डिपार्टमेंट, जिनके अलग अलग नाम होते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इमर्जिंग कॉर्पोरेट ग्रुप, बिजनेस बैंकिंग ग्रुप, इमर्जिंग एंटरप्राइजेस ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस ग्रुप। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट से, कई जगह उसको रिस्क भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि जो पोटेंशियल कस्टमर है इसमें रिस्क कितना है, क्या वो एक्सेप्टेबल रिस्क है। एक्सेप्टेबल रिस्क का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि क्या पैसा मेरा वापस आ जाएगा। बैंक का पैसा अगर वापस आ जाए तो वो रिस्क एक्सेप्टेबल होता है इन द गिवन कंडीशंस। तो अगर वो रिस्क ओके कर देता है तो फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है उस अकाउंट को, और एक्टिवेट करने को कहते हैं ऑपरेशनलाइज करना। वहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है डे टू डे बेसिस पे रन करने की। समझ लीजिए वो एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम कभी रुकता नहीं, 24/7 वहाँ पे काम चलता ही रहता है कस्टमर के लिए। इस दौरान कई और इस इकोसिस्टम में डिपार्टमेंट बैंक्स के आ जाते हैं, जैसे लीगल डिपार्टमेंट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी, किसकी पर्सनल गारंटी एक्सेप्टेबल है, किसकी नहीं, क्या ये कंपनी भी एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो एक तो वो आ जाता है, फिर एक ऑडिट भी आ जाता है, क्योंकि ऑडिट का मतलब होता है कंप्लायंस। अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर या जो फैसिलिटी आप उसको दे रहे हैं वो कंप्लाई नहीं हो रही है रेगुलेटरी के अंतर्गत। रेगुलेटरी कौन होती है? बैंक्स की और एनबीएफसीज की रेगुलेटरी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम में वो चीज़ फिट हो रही है? अगर फिट हो रही है तो इसका मतलब है कंप्लायंस इज करेक्ट, इट्स कंप्लायंट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके सिवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। अब आप कहेंगे यहाँ आईटी कैसे आता है, तो मैं बताता हूँ आपको। कई बार कस्टमर को बहुत कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, कस्टमर को कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं जो उसको और बैंक्स में नहीं मिलती, या ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको, ऐसा कोई पेमेंट प्रोडक्ट, कलेक्शन प्रोडक्ट इस तरह से उसके डेस्कटॉप में आ जाए बिल्कुल, क्या वो इंटीग्रेट कर सकता है बैंक के सर्वर से। तो बड़े कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट भी होती है जो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स होते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी आ जाता है। तो इस तरह से जो बैंक का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसके सेंटर में होता है आरएम। आरएम की फुल फॉर्म है रिलेशनशिप मैनेजर। इसे रिलेशनशिप मैनेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कस्टमर की कंप्लीट रिलेशनशिप को हैंडल करता है। अब कंप्लीट रिलेशनशिप क्या होती है ये हम आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले पोर्शंस में देखेंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का, इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने यहाँ लिखा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं उसे पढ़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा सा आपको उसमें समझाऊंगा भी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसे आप यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो अक्सर रिलेशनशिप मैनेजर ये गलती कर देता है सोचने की कि उसका काम तो सिर्फ लेंडिंग है, वो तो बस जो बैंक ने लायबिलिटीज क्रिएट की हैं वो फटाफट उसको एक
ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे जिससे कि रिटर्न्स अंदर आए, जिससे कि कमाई आए, क्योंकि अगर कमाई नहीं आएगी तो जो लायबिलिटीज के ऊपर आपको देनी है इंटरेस्ट, जो पे आउट होगा तो वो कैसे होगा अगर पे इन ना हुआ। तो सिर्फ पे इन के पीछे ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट भागता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें समझेंगे आने वाले कुछ पलों में। उसके सिवा आप ये देखिए कि रिलेशनशिप मैनेजर को अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर उसको आउटसाइड के एक इकोसिस्टम का पता नहीं होगा तो वो अपने कस्टमर को ना तो गाइड कर पाएगा, ना उसको उसका एक अच्छा एडवाइजर बन पाएगा, और ना ही बैंक के और कस्टमर के बीच का एक इफेक्टिव लिंक हो पाएगा। इफेक्टिव लिंक होने का मतलब है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो क्या चल रहा है बाहर, कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में कौन से बड़े अकाउंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कौन से अकाउंट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ क्या है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी करेंसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ रुपी लेंडिंग रेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी पढ़नी चाहिए उसे जब जब रिलीज होती है। उसको ये भी देखना चाहिए कि शेयर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके अप्स एंड डाउन, क्योंकि वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी सेबी, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट और उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या कर रही है, अपने कैसे कंट्रोलिंग उसकी चल रही है, तो उसका और आरबीआई का क्या तालमेल है, ये सारी की सारी चीज़ें रिलेशनशिप मैनेजर के जनरल नॉलेज रिपोजिटरी में होनी ही चाहिए। सेलेक्टिंग ए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, ये देखिए एक ये बहुत बड़ा काम होता है। आप ये समझ के चलिए यहाँ पे, और मैं ये रिलेशनशिप मैनेजर्स को ही नहीं सभी बैंकर्स को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये समझ के चलिए कि कस्टमर तो बहुत हैं। अब बहुत इतने हैं कि आप शायद कई जन्म भी ले लें, और हम सारे बैंकर्स कितने भी जन्म ले लें, हम इंडिया के सभी कस्टमर्स को केटर नहीं कर पाएंगे, भले ही हम डिजिटली करें या कुछ। छोटा सा एक एग्जांपल है कि 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं इंडिया में, और 6.5 करोड़ एमएसएमईज में आपने हार्डली 6,50,000 ओके यानी कि 1% को लेंडिंग किया हुआ है। तो कहाँ 65 मिलियन और कहाँ 6.5 लाख्स। तो आप कुछ सोचिए तो सही कि क्या डायमेंशंस हैं, कितने बैंकर्स चाहिए होंगे अगर हम 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ एमएसएमईज को जस्टिस दे सकें। भाई ठीक है, किसी को 50,000 रुपए चाहिए होंगे, तो शायद किसी एमएसएमई को 15 या 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपए भी चाहिए होंगे। तो आप ये देखिए कि आपके एक्सपर्टीज़ के बाहर भी कोई चीज़ जा सकती है, नए एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, नई रिस्क या क्रेडिट टीम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऑडिट, लीगल, ऑपरेशंस, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। तो जो लोग ये कहते हैं आप में से कि देयर आर नो सफिशिएंट क्लाइंट्स या नंबर ऑफ क्लाइंट्स इज ड्वेंडलिंग, वो एक बार दोबारा सोच लें कि इंडिया की जो पाई है वो इतनी बड़ी है दैट देयर इज समथिंग और द अदर फॉर एवरी रिलेशनशिप मैनेजर फॉर ए होल लाइफ टाइम। ओके, सेलेक्ट कैसे करेंगे? अगर 6.5 करोड़ लोग हैं तो उनको सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं सच बताऊं, इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन पॉइंट। कस्टमर वो अच्छा होता है, वो लेने लायक होता है, वो बोरोवर बनाने लायक होता है जो आपके लोन को रीपे कर सके, और वो भी तब जब आप चाहें। अगर कोई कस्टमर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो कस्टमर आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है। जो इस क्राइटेरिया को इफ एंड बट के साथ क्वालिफाई कर रहा है तो वो समझ लीजिए फेंस पे है। ओके, वहां पे फिर आपका डिस्क्रिशन सामने आ जाता है। इसीलिए इतना बड़ा इकोसिस्टम बैंक में क्रिएट होता है। और वो कस्टमर जो इस क्राइटेरिया को कहीं से भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि जब आप उससे पैसा मांगे उस दिन ना दे पाए, तो उस कस्टमर को आपको
प्रोस्पेक्टिव बोरोअर नहीं बनाना है। कहने का मतलब ये है कि इफ एंड बट वाले में तो डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, बट जहां पे क्लियर कट नो है और वो आपको पता चल जाता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इस चक्कर में ना रहिए कि आपके टारगेट पूरे होने हैं, ओके, और आप तो बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर ये आपकी थिंकिंग है तो आप रिलेशनशिप मैनेजर बनने की एक बहुत बड़ी कंडीशन को पूरा नहीं करते, ठीक है। अब आता है कि फिर कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जहां कोई इफ एंड बट भी नहीं है और वो नेगेटिव जोन में भी फॉल नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कस्टमर्स हैं जो आप जब चाहो आपका पैसा वापस कर दें। तो वो कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर सीरीज में हम यही तो सीखने वाले हैं। और इसको बोरिंग ना बने, ये चीज़ बोरिंग ना हो, आपका मन इसमें लगा रहे, इसलिए मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए बड़े लाइट मूवमेंट्स भी लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे आता है एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए उनको एनालाइज करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज दिस, बिकॉज एज रिलेशनशिप मैनेजर you will be dealing with a large number of numbers, okay? आपको बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स से साबका पड़ेगा। यू विल बी से सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं नंबर क्रंचिंग होगी, और नंबर क्रंचिंग होगी। कई बार आप को कैलकुलेटर की बहुत घंटों तक जरूरत पड़ सकती है, और कई बार ऐसा होगा कि आप बैक ऑफ द एनवेलप लिख के भी काम चला सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे वैसे वैसे आपका जो शार्प ब्रेन है वो आपको रिजल्ट्स बहुत क्विक टाइम में देगा, और ये भी इस प्रेजेंटेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, इस लेक्चर सीरीज का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, ओके। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। देखिए हमारे जो इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका ब्रेड एंड बटर, मैं सच बताऊं आपको, वो है वर्किंग कैपिटल। क्योंकि लाइबिलिटीज तो आ गई उनके पास, गवर्नमेंट की हैं, जनरल पब्लिक की हैं, कॉरपोरेट्स की हैं, मल्टीनेशनल्स की हैं, इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, एनआरआईज की हैं। तो लाइबिलिटीज़ बहुत सारी आ गई। इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। 8% प्लस, 8% से भी ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट है इस समय। तो पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब आप उसको देते हो उस पैसे को, तो किस रूप में देते हो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा आप इस रूप में देते हो जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी कि अप टू 12 मंथ्स, यानी कि फर्दर एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू ए प्रॉपर रिन्यूअल, यानी कि जब कभी भी आप चाहो तो उस पैसे को वापस ले सको। इट्स अ डिमांड फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। इट्स नॉट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं टर्म लोन्स, ओके। वो इसमें नहीं आता है। हम इस समय बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की, जो लगभग 80% ऑफ द चंक विच कंप्राइजेज ऑफ 80% ऑफ द चंक ऑफ ए बैंक्स एंटायर एसेट पोर्टफोलियो, ओके, विच इज शॉर्ट टर्म अप टू 12 मंथ्स, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप। अभी साहब आपने पैसा दे दिया, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने पैसा दिया और आपने फॉलो अप नहीं किया उसको, आपकी नजर अपने बोरोवर से हट गई, तो बोरोवर सोचेगा आप लापरवाह हैं। आपको उस तरह से ढाला जा सकता है जिस तरह से वो ढालना चाहता है। तो प्लीज इस ट्रैप में कभी भी मत आइएगा। जैसे ही आपने पैसा दिया, आपकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। पैसा देने तक काफी इजी काम रहता है, ओके। असली काम शुरू होता है पोस्ट डिसबर्सल, ओके। तो डिसबर्स कर दिया, पैसा आपके हाथ से निकल गया। अब अगर आप में ताकत है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, तो आप उस पैसे को मॉनिटर करके दिखाइए। और अगर आप बिल्कुल सुपरमैन हैं, तो फिर जब जरूरत पड़े बैंक को, तो वो पैसा वापस लाके दिखाइए, ठीक है। ये रिलेशनशिप मैनेजर का काम है। तो जैसा मैंने कहा, एक्चुअली रिलेशनशिप मैनेजर एक सुपरमैन या सुपर वुमन होता ही है। ट्रेड फाइनेंस बेसिक्स, ये हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसमें। ट्रेड फाइनेंस बेसिक्स एंड असेसमेंट ऑफ लिमिट्स ऑफ नॉन फंड बेस्ड। देखिए ट्रेड फाइनेंस एक नॉन फंड बेस्ड
जहाँ पे एग्जैक्टली इमीडिएटली पैसा नहीं दिया जाता, उस कैटेगरी में आते हैं। वर्किंग कैपिटल आपकी जिस कैटेगरी में आती है उसे कहते हैं फंड बेस्ड, मतलब आपने पैसा दे दिया, पैसा आपके बैंक से निकल के खाते में चला गया कस्टमर के, और खाते से उसने इस्तेमाल कर ली वो लिमिट किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए। अब आपका उसके ऊपर कैसे कंट्रोल होगा, कैसे आप ये चीज़ मॉनिटर करेंगे, हम इसको भी सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के आगे बढ़ना किसी वेबिनार में या किसी ट्रेनिंग सेशन में वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बिना गोल पोस्ट के खेलना, ओके, या कोई क्रिकेट मैच जिसमें कोई टारगेट ही ना हो, बस सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई टारगेट अचीव करना नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव, आज हमने टारगेट सेट कर दिया कि हमें ये चीजें तो सीखनी ही सीखनी है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिर्फ एसेट्स होना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं होता। तो एक रिलेशनशिप मैनेजर को पूरी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना 32 गुण मिलते हैं, तो एक्चुअल में एक बार मैंने 32 गुण बनाए थे इसमें, और वो अगर मुझे मेरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो मैं 32 गुण दिखा दूंगा रिलेशनशिप मैनेजर के। तो वो कुंडली है, अगर मिलानी है तो 32 में से कुछ तो मिलने चाहिए ना, 27-28, वरना तो शादी नहीं होती। तो जब मैं किसी का प्रमोशन करता था या इंटरव्यू लेता था हायर पोजीशन के लिए, तो मैं वो 32 गुण जरूर देख लेता था। और ये अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा इनबिल्ट मैकेनिज्म था मेरा, जिससे कि मैं जज करता था कि ये लड़का या ये लड़की सक्सेसफुल रिलेशनशिप मैनेजर बन सकता है या बन सकती है या नहीं। ओके, तो हर एक का अपना एक तरीका होता है मैनेज करने का, चीज़ों को लीड करने का। ये मेरा तरीका था 32 गुण वाला, उस पर भी हम आएंगे, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो देखिए, पहला गुण है नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं आपके पास। लेट्स से कि आपके पास 20 कस्टमर्स हैं, विच इज एन आइडियल नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर ए डिसेंट रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको 0 से लेके 3 साल तक का एक्सपोजर है। ओके, टोटल लिमिट्स ये आपको पता होनी चाहिए, आपके कितने लिमिट्स हैं। लेट्स से 500 करोड़, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ₹500 CR। आउटस्टैंडिंग, नेचुरली आउटस्टैंडिंग कम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता लिमिट से। और अगर आप मेरी गट फील के साथ जाएं तो आउटस्टैंडिंग आपके जो सैंक्शन लिमिट्स हैं उसका 40% रहता है। ठीक है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 40%। तो 500 का 40% क्या होगा, ₹200 करोड़। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार आप लोगों के मन में आता है, अरे मेरे तो 500 करोड़ की लिमिट्स हैं मेरी साहब, मेरा प्रमोशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, आई एम सच अ बिग शॉट। लेकिन पता लगा कि आपकी इनकम तो जो जनरेट हो रही है तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए पे हो रही है, तो बाकी का 300 करोड़ जो है उस पर तो आपने मेहनत की ही नहीं, कस्टमर को जाके बोला ही नहीं कि भैया जब हमने असेस किया था तो आप मेरे पास आए थे बैंड बाजा लेके कि मुझे तो इतने पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तो आपके बैंक में नहीं आऊंगा, और हमने दे भी दिया आपको, अब तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। 10 करोड़ की आपकी लिमिट है, 4 करोड़ से ऊपर कभी गए नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ है, कहां गलती हो गई, आपके फिगर्स देने में या मेरे असेसमेंट करने में। क्योंकि उस समय अगर मैं आपको 10 करोड़ की जगह 9.25 करोड़ भी देता तो आप लेते नहीं। अब क्या हो गया कि साल भर से आप 4 करोड़ पे अटके हुए हैं। तो ये रियलिटी है, रियलिटी बाइट्स। ओके, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। ये जानना इसलिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच में तालमेल आपका बना रहे। समझ रहे हैं, कि आपको पता रहे कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। पैसा आपको तो 200 करोड़ रुपए में से ही मिल रहा है ना। नंबर ऑफ प्योर लायबिलिटी क्लाइंट्स, देखिए ऐसा है, आज जितनी भी मॉडर्न बैंकिंग है वो ये मान के चलती है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ फाइनेंसिंग होना चाहिए। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज खुद ही जनरेट करें। अब आप कहेंगे साहब ये क्या बात हो गई, मैं तो लेंडिंग रिलेशनशिप मैनेजर हूं, मेरा एक्सपर्टीज तो लेंडिंग में आता है, मुझे तो NPBF सेकेंड मेथड का कीड़ा कहा जाता है। लोग कहते हैं साहब पूछना है तो उनसे जाके पूछो, और इतना मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मैं जिस प्रपोजल पे हाथ रख देता हूँ वो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। आपकी सब बातें सही है, मैं मान गया, आपको माला पहना देता हूँ। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है
कि आप जो बैंक का फंडा है कि सेल्फ फाइनेंसिंग, लायबिलिटी क्रिएट करना, वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है आप कुछ मिस कर रहे हैं। आपके प्रोमोटर्स के सेविंग्स अकाउंट आपके पास नहीं है, आपके जितने भी अदर छोटी छोटी बोरोइंग्स हैं प्रोमोटर्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की, ईएमआई वाली, तो वो भी आपके थ्रू नहीं आ रही है कहीं पे। इकोसिस्टम बाहर है, सिर्फ एक लोन लेके आप बैठे हुए हैं, सिर्फ एक लेंडिंग कर दिया आपने और आप अपना ढोल बजाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। आजकल किसी भी बैंक में ऐसा नहीं चलता है। तो कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपने सैंक्शन तो लिमिट्स के लिए किए थे, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि वो लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो गए, कैश रिच हो गए। तो देखिए, दो तीन चीजें कर सकते हैं आप वहां पे। या तो लायबिलिटीज मैक्सिमाइज करिए, ओके, कहीं पे और ना जाएं, या फिर आप उनको क्या करिए कि उनकी लिमिट्स जो हैं धीरे धीरे कम करिए। अनयूज्ड लिमिट्स, अंडर यूटिलाइज फैसिलिटीज आर ए सोर्स ऑफ रिस्क। इस पे मत जाइए कि हमने 50 करोड़ की लिमिट इस ग्रुप को दी थी, यूटिलाइजेशन 0 है, ओके, और वो तो 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटी दे रहा है। आप खुश हैं कि 10 करोड़ की लायबिलिटी में आपको वही इनकम हो रही है जो 100 करोड़ के एसेट में होनी चाहिए थी, लेकिन एक रिस्की प्रोपोजिशन है। क्या आपका एनालिसिस इतना फॉल्टी था? आपने क्या मिस किया? कौन सी चीज है जो आपकी नजरों से हट गई? और ये मान के चलिए, चाहे चीज अच्छी हो या बुरी हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में नजर हटी, दुर्घटना। ओके, फिर नंबर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लाइंट्स कितने? अब माना आपके पास 20 कस्टमर्स हैं टोटल, और इसमें 15 जो है वो एसेट्स के कस्टमर्स हैं और 5 लायबिलिटीज के हैं। तो आपको इनको दोनों को अलग अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा। वन सूट फिट्स ऑल नहीं चलेगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाला पॉइंट डाला है। और प्योर एसेट क्लाइंट्स, कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 1 रुपए की लायबिलिटी आपको नहीं दे रहे हैं? भाई, कौन सा ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसकी वाइफ का, बच्चों का, उसका खुद का सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है? कौन सा ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसका डीमैट अकाउंट नहीं होता है? कौन सा ऐसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कोई रिकरिंग डिपॉजिट नहीं कराता है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालता है? तो जब सक्सेसफुल है तो लायबिलिटीज उसके पास काफ़ी सारी रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। हो सकता है उसने कोई दूसरा घर हिल स्टेशन पे लिया हो, अपने पैसों से लिया हो। अपने पैसों से लिया था तो आपने लोन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उसको एक्सप्लेन करने की कि क्यों लोन ज़रूरी है। 100% आपको अपने पैसों से नहीं खरीदना चाहिए था। ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपको ये पता चलेगा कि प्योर एसेट क्लाइंट आपका कौन कौन है। टोटल लायबिलिटीज़ आपकी कितनी है? अब टोटल लायबिलिटीज़ में कोई लिमिट जैसा फंडा नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें बैलेंस होता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग कहते हैं जब लोन का पोर्शन, यूटिलाइज्ड पोर्शन दिखाई देता है, और वो आउटस्टैंडिंग होता है, वो रेड इंक में होता है या उसमें माइनस दिखाया जाता है, ओके, क्योंकि वो पैसा कस्टमर को पे करना है बैंक को। और जो लायबिलिटीज होती है उसको कहते हैं बैलेंस। जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है वो बैलेंस है, और आपके ओडी अकाउंट में जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आई होप ये छोटा सा फंडा क्लियर है। आपको पता था, मुझे मालूम है, लेकिन एक टेम्पटेशन होती है जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी बताने की, शायद किसी एक रिलेशनशिप मैनेजर को ना पता हो। नेट इनकम फ्रॉम एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। एसेट से क्या इनकम हो रही है आपको? ओके, आपका वहां पे क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स थी, आपने क्या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस किया, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना था, बैंक आप उसको कितने उस पर दे रहा है। आप तो सोच रहे हैं कि साहब हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, लड़ा मैं अपनी ट्रेजरी से, लड़ा मैं अपने बॉसेस से, और इसको 8% पे मैंने कस्टमर को जाने से रोक लिया या नए न्यू टू बैंक कस्टमर को लेके आ गया। लेकिन पता लग रहा है कि 8% में आपको मिला ही नहीं कुछ, और दूसरे आपके पड़ोस में जो रिलेशनशिप मैनेजर उसने 20 करोड़ रुपए दिए, ओके, और उसने 11% पे दिए, और आपके पोर्टफोलियो के बराबर तो एक कस्टमर से कमा गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इतना ज़्यादा भी निगोशिएट मत करिए कि आपके बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाए या आपके पोर्टफोलियो में
कमाई ना हो। नेट इनकम फ्रॉम लायबिलिटीज, ये चीजें सब अलग अलग इसलिए मालूम होनी चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप मैनेजर हो। यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू नो ऑल दिस। आपको पूरा एक्सरे मालूम होना चाहिए उसका, बल्कि अब तो मैं कहूँगा पूरी MRI मालूम होनी चाहिए। ओके, अपने कस्टमर की कहाँ पे पेन पॉइंट है उसका, ओके, कहाँ पे उसे आर्थराइटिस होने का खतरा है, ओके, कहाँ पे उसको एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है उसको पता ही नहीं चल रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप कस्टमर को इनसाइड आउट जानेंगे। और वो कैसे जानेंगे, ये हम जानेंगे अभी, ठीक है। और टोटल इनकम, ये भी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डेली बेसिस पे पता हो, लेकिन आपके पास MIS आता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वंस इन अ मंथ एट द मंथ एंड यू मस्ट नो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ योर पोर्टफोलियो, विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम एसेट्स, इनकम फ्रॉम लायबिलिटीज, फी एंड कंसल्टेंसी बेस्ड इनकम, कमीशंस, डिस्काउंट्स। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए आप क्या कमा के दे रहे हो अपने डिपार्टमेंट को। देखिए, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी। ओके, ये जो है करंट एंड प्रोजेक्टेड, अभी हमारे पास 2024 के डेटा नहीं आए, लेकिन जब आएंगे 31 मई को तो वो बहुत एनकरेजिंग होंगे। आपको पता है ना कि क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है वो CMI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है 2 months लेटर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो क्वार्टर एंडिंग March, which is Q4 of the financial year 23-24, formal information will come on 31st of May 2024. Okay, तो जब आएगी तब मुझे ऐसा लगता है कि it will cross 8%. Okay, and that will be the real growth. Okay, minus inflation. ओके, एक्चुअल कोर सॉलिड ग्रोथ जो आएगी वो 8% प्लस ही आएगी। देखिए, USD INR 10-20 पैसे इधर उधर कम, 5 पैसे 2 पैसे कम होता रहता है, लेकिन ये 83 से 83.5 की रेंज में चल रहा है। बहुत महीनों से 83 से नीचे नहीं गया है, और 83.5 इज द मैक्सिमम। ओके, वेयर आर डॉलर रूपी कन्वर्जन रेट हैज स्टेड। ओके, जहां तक पहुंचा है। इंटरेस्ट रेट, ओके, एक ECG मैंने इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स, अक्सर हर बैंक में ये एक मिड लेवल का डिपार्टमेंट होता है। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंकिंग के डिविजन्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंकिंग सम प्लेसेस में कॉर्पोरेट बैंकिंग से भी ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़े एकदम महारत्ना टाइप के कस्टमर होते हैं। 10,000 करोड़ चाहिए, 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। ओके, इंडियन ऑयल, ONGC, स्टील अथॉरिटी, तो इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में तो फिर बहुत छोटे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, किसी को 100 करोड़ रुपए चाहिए वो भी आ सकता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में इतने छोटे नहीं आते हैं। वहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, NTPC। सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपका हर कस्टमर बहुत इन्फॉर्म्ड कस्टमर है, नॉलेजेबल कस्टमर है। वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ता नहीं है, उसको लाइव देखता है। ओके, और वो ये वेट करता है कि कब मेरा रिलेशनशिप मैनेजर आएगा और कब मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, कब मैं उसके साथ ये बात करूंगा कि इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई क्यों है, इन्फ्लेशन तो थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। ओके, रेपो रेट अभी भी 6.5% क्यों है। ओके, इस तो बड़ा ज़्यादा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी, वगैरह वगैरह। और ये तो आप सबको पता ही है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो अच्छे बोरोअर वो उस कीमत पे पैसा नहीं लेंगे। अगर अच्छे बोरोअर पैसा नहीं लेंगे तो यू विल बी टेम्प्टेड टू लेंड टू मीडियोकर बोरोअर्स और सब स्टैंडर्ड बोरोअर्स टू मीट योर टारगेट्स। ओके, तो फिर आपका NPA रेशो हाई जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। ओके, और अगर आप इकोनॉमी में लेंडिंग नहीं होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं पे स्टॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। इकोनॉमी की ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी तो आपका FDI अंदर नहीं आएगा, FDI नहीं आएगा, नई फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, आपकी हो सकता है
इंटरनेशनल रेटिंग वो नीचे चली जाए, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये आपकी इकोनॉमी से इतना ज़्यादा घुली मिली है कि अगर आप इस पर भी नज़र नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए और अपने कस्टमर के लिए डिससर्विस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इन्फ्लेशन तो देखिए ठीक है, वी आर इन ए कंफर्ट जोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इट शुड बी विद इन अ कंफर्ट जोन ऑफ 4 to 6% विद 2% एक कूलिंग इफेक्ट होता है। तो अगर 4% तक चाहिए और 2 चला जाए तो उनको घबराहट हो जाएगी, इसका मतलब है इकोनॉमी कुछ भी ग्रो नहीं कर रही है। उधर 4 to 6 है और 6 से 2 करके 8 चला जाए तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो 4 to 6 के बीच में कंफर्ट फील करते हैं। वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि इस ब्रैकेट में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी सूटेबल है। लेकिन 5 के आसपास है हम लोगों का करंट इन्फ्लेशन, तो उस पर भी इतनी मारामारी मची हुई है कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है। क्योंकि आप टर्की में देखेंगे तो 68 to 70% है इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखेंगे तो अराउंड 30% है इन्फ्लेशन। और अगर आप अपने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके देखेंगे जहाँ पहले इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, तो वहाँ भी आजकल बिटवीन 4 to 8% के आसपास महंगाई की दर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए कि बिजनेसेस फेल होते क्यों हैं। तो बहुत सी स्टडीज़ हैं, बहुत से सर्वेज हैं, उनमें ये बताया गया है, एड नॉजियम मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, कि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस फेल्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोवर। तो बोरोवर को एनलाइटन करता ही नहीं है कोई, एजुकेट नहीं करता है, उसे कोई समझाता नहीं है, उसका कोई एडवाइज़र नहीं होता है कि क्या करना है। मैंने कितने बोरोवर अपनी लाइफ में इसलिए ख़राब होते देखे हैं कि जब अच्छा टाइम था तो उन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल सरप्लस पैसे फंसा दिए रियल एस्टेट में, ये सोचते हुए कि हम बहुत जल्दी इसको मल्टीप्लाई और पैसे भी निकाल लेंगे और प्रॉफिट भी कमा लेंगे। जो हम कोर एक्टिविटी में कमा रहे हैं 15-20%, उससे ज़्यादा यहाँ कमा लेंगे, यहाँ हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन इफ़ विशेस हैड विंग्स, ऐसा होता नहीं है। हाथ जला लिए, बड़ी मुश्किल से पैसे निकालने पड़े उनसे। तो बिजनेसेस फेल इसलिए होते हैं कि कस्टमर की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम होती है। बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जब थोड़ा सा रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो बिल्कुल अपने फैक्ट्री में पूरा का पूरा भर लेते हैं, अंबार लगा लेते हैं एकदम रॉ मटेरियल का। ऐसा लगता है कल कभी बनेगा ही नहीं अब ये रॉ मटेरियल और लोग बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन होता ये है कि उनका सारा रियल एस्टेट, सारी जगह जहाँ पे मशीनें आनी थी, अब रॉ मटेरियल तो आप ले आए लेकिन उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लगाने की जगह नहीं है आपके पास। अगर जगह है तो आपके पास पैसा नहीं है, और अगर रॉ मटेरियल प्राइस और नीचे चल गया तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, या उससे बने हुए गुड्स को लेने वाला कोई नहीं है। तो ये फाइनेंशियल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाई जाती है। ओके, आपने बना लिया लेकिन आप सेल्स टीम को पैसा नहीं दे रहे हैं बेचने के लिए, वो इंसेंटिव जो देने चाहिए, वो डिस्काउंट्स जो देने चाहिए, तो आप अच्छे से बेच नहीं पा रहे हैं। या आप सिर्फ डंप कर रहे हैं कहीं पे अपना माल, जहाँ पे 30 डेज़ का क्रेडिट भी नहीं देना चाहिए, आप 60 डेज़ का क्रेडिट दे रहे हैं। तो मार्केट में एक सेंटीमेंट बन रहा है कि इन्हें तो बेचना है, बस देख लेंगे कब देंगे इनको पैसा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आप तब सीखेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। तो बिजनेसेस अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बिजनेसेस सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं। अब कोरोना में बहुत से ऐसे बिजनेसेस फेल हो गए जिन्हें फेल नहीं होना चाहिए था। अब फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे सवाल नहीं आता है, क्योंकि जब आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, जब आपका ख़रीदने वाला कोई नहीं, जब आपकी कंट्री की ग्रोथ -20% है, तो फिर उसमें तो सभी बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे अदर देन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। ओके, बेसिकली वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज and applications of finance. What we miss out and why we miss out. कस्टमर कई बार आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन आप अपने एंथुसियाज्म में मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि आप बड़े गलिबल होते हैं।
कस्टमर जो कहता है उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, इस एंथुसियाज्म में कि ये कस्टमर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये कस्टमर उस फलाने ढिमकाने बैंक में इतने सालों से तरक्की कर रहा है, उनका कोर कस्टमर है, प्राइज्ड पोजीशन है, मेरे यहाँ आ जाएगा तो मेरा डंका बजेगा, मेरे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। इस चक्कर में आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या मिस करते हैं आप? मार्केट रिपोर्ट। समझ रहे हैं आप? मार्केट रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम बचपन में जब छोटे थे 8-9 साल के, तो स्कूल से जब आते थे तो रेल की पटरी पड़ती थी और हम उस पर कान लगाते थे तो बहुत दूर तक जो रेल आ रही होती थी 30 किलोमीटर उसकी वाइब्रेशन भी आ जाती थी। लेकिन वो आएगी कब? हाफ एन आवर में, क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ दिन में शायद 2 या 3 ट्रेनें ही आती थी। तो वो लगाया तो रिस्क तो कोई नहीं है कि हाँ आ जाएगी, लगाया कान तो पता लगा हाँ अभी वो ट्रेन वहाँ पे है, उस जगह है। हम लोग इतना सटीक बच्चे हम लोग अंदाज लगा लेते थे, दो वी वर जस्ट 6, 7 और 8 ईयर ओल्ड। तो मार्केट भी आपको ऐसी वाइब्रेशंस भेजती है, लेकिन आप कान लगा के सुनते नहीं हैं। ओके, आप ध्यान देते नहीं हैं, और अगर आपको कोई बताता है तो आप इग्नोर कर देते हैं कि ये जेलसी है, ओके, या ये मार्केट फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि इतना अच्छा कस्टमर मेरे पास आए, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप उनको ठोक बजा के देखने की कोशिश नहीं करते। ओके, आप कभी भी टॉप 5 उनके डीलर्स या टॉप 5 वेंडर से बात नहीं करते, और करते भी हैं तो सिर्फ वो खाना पूर्ति होती है, फॉर्मेलिटीज से। तो ये सब चीज़ें, सिग्नल्स जो हैं आप मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं, गलिबल हो जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। देखिए, विश्वास करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास करने को अंधविश्वास कहते हैं, और वो अंधविश्वास डेंजरस होता है। कीप एन आई ऑन द कस्टमर, नॉट मियरली ऑन पेपर्स। ओके, पेपर्स तो देखिए, पेपर्स तो वैसे बन जाते हैं जैसे कस्टमर बनाना चाहता है। ओके, जब मैंने बैंकिंग करियर शुरू किया था रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, तो मुझे पता था, और मुझे कस्टमर्स के यहाँ के जो फाइनेंस कंट्रोलर्स वगैरह होते थे, हम लोकल ट्रेन में साथ ही सफ़र करते थे, तो बताते थे कि भाई सेठ कह देते हैं, बाबू कह देते हैं कि इतना प्रॉफिट शो करना है। अभी हम सारा वैसे ही बना के खड़ा कर देते हैं, इतना प्रॉफिट शो करा है तो कितना सेल्स दिखाएंगे, कितना खर्चे दिखाएंगे, क्या कैसे दिखाएंगे, टैक्स कितना देना है। फिर कहने लगे अब बाबू ये कहता है इस साल कि टैक्स इतना देना है, बस ये देख लो, टैक्स अभी इस हिसाब से बनाना है साल भर। तो ये तो बिजनेस तो ऐसे नहीं चलते हैं। तो थैंक्स टू जीएसटी नाउ यू हैव गॉट ए टूल इन योर हैंड। ओके, तो क्या आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं? ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों से दूर नहीं जानी चाहिए। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो क्या करें? यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ ए प्रोफेशनल। ओके, आप टैक्स ऑडिट तो कराते ही हैं, ओके, आप जो है स्टॉक ऑडिट भी कराते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो रिपोर्ट्स पढ़ लें बस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको जीएसटी एक्सपर्ट होना है या आपको एक बहुत ही काबिल अकाउंटेंट होना है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लें तो आपका काम चल जाए। तो टीच योर कस्टमर्स टू गेट हिज कस्टमर्स पल्स। देखिए क्या है, हर कस्टमर का कोई ना कोई कस्टमर भी होता है। तो जो चीज़ आप अपने कस्टमर पे डिसिप्लिन जो लगाना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज दैट कस्टमर इज़ योर बोरोवर, अपने कस्टमर को कहिए कि वो उसी तरह से ठोक बजा के अपने कस्टमर को देखे। जितना ड्यू डिलीजेंस आप अपने कस्टमर को लाने के लिए कर रहे हैं, उतना ही ड्यू डिलीजेंस कस्टमर अपने कस्टमर को लाने के लिए करे। ये नहीं कि हाँ मेरे पिताजी भी इससे बिजनेस करते थे और मेरे दादाजी भी करते थे और आने वाले टाइम में मेरा बेटा भी इन्हीं से बिजनेस करेगा। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई अक्लमंदी भी नहीं है। ओके, तो कस्टमर को भी बोलिए कि वो भी अपनी आँख और कान खुले रखे, क्योंकि कस्टमर फेल तब होगा जब उसके पैसे कस्टमर फेल तब होगा जब उसका कैश फ्लो अटक जाएगा। अगर कैश फ्लो नहीं अटके किसी कस्टमर का, तो इस दुनिया में कोई कस्टमर फेल नहीं होगा। दादा से बाप पे, बाप से बेटे पे, बेटे से पोते पे वो पास होता रहेगा, वो वेल्थ बढ़ती जाएगी। वेल्थ कमी तब होती है कस्टमर की जब उसका कैश फ्लो अटकता है। अच्छे अच्छे महल ध्वस्त हो जाते हैं कैश फ्लो अटकने से। ठीक है, तो ये कस्टमर को सिखाइए कि वो वैसे ही कस्टमर रखे जिनका कैश फ्लो अच्छा रहे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप एक टीम का हिस्सा हैं, टीम के मेंबर हैं, और टीम की
सक्सेस और आपके सक्सेस इंटरट्वाइंड हैं। इसी तरह कस्टमर के पास अगर प्रॉपर टीम नहीं है, उसका आधे से ज़्यादा काम बेटा देख रहा है, बाकी का काम भतीजा देख रहा है, 3 लोग हैं और बाकी सबको मज़दूरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग इन तीनों के सिवा कुछ होती नहीं है। कोई परचेज, सेल, प्राइसिंग, इंक्रीज इन मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज, तो ये सब कोई और है ही नहीं, 3 ही लोग कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक एक्सटर्नल टीम होना बहुत ज़रूरी है। टीम में बाहर के हर तरह के मेंबर्स होने बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर देखिए कि कस्टमर की टीम कैसी है। सेलेक्टिंग ए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे आपको लीड्स जनरेट होती हैं, आपके यहाँ करंट अकाउंट है आपके बैंक में, या आपको अगर आप NBFC हैं तो आपके पास एक लिस्ट है। अब ये लिस्ट को कैसे फ़िल्टर करना है, आजकल तो आपके पास टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या वॉच लिस्ट में तो इसका नाम नहीं है कहीं पे, ओके। और आप परफॉइस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई इनकम टैक्स रेड या CBI का कोई रेड या ED का कोई रेड तो इनके ऊपर कभी नहीं हुआ है, दैट इज़ वन। RBI की ये कोई उसमें तो नहीं है, कॉशन लिस्ट में, वॉच लिस्ट में, ओके, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या इनकी कोई रेटिंग है किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA के द्वारा, और रेटिंग है तो उसका रेशनल पढ़िए आप, उसका पूरा का पूरा 2 पेज 3 पेज होते हैं, वो पढ़ लीजिए उसको कि क्या किस वजह से, कौन से पेपर के लिए, कौन से इनका जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए रेटिंग थी, क्या वो कंप्लीट हो गया है या करेंसी में है। करेंसी में है तो क्या इनका पेमेंट उसका ठीक चल रहा है, टर्म लोन है तो क्या इंस्टॉलमेंट ठीक जा रही हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कर लीजिए, उसमें से बोगस एंट्रीज आपको कह के बोलती हैं कि हम बोगस हैं, हम बोगस हैं। हम नहीं देखते हैं, सिर्फ वो कह देती हैं कि हम बोगस हैं, ओके, लेकिन हमारे पास कहाँ टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद देखिए कि इंडिविजुअल सिबिल स्कोर सबके ठीक हैं, ओके। ऐसा तो नहीं कि इनकी आदत नहीं है ढंग से पे करने की, तो अगर कल्चर बना है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी टाइम से नहीं देना है तो फिर आपका पेमेंट कैसे दे देंगे जब DNA में ही नहीं है। तो सिबिल स्कोर देखिए, रेटिंग्स देखिए, वॉच लिस्ट, कॉशन लिस्ट देखिए, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है वो देखिए। प्लस इनके अगर इनका कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड है तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट DNB का स्कोर इनका देखिए। वो स्कोर आपको पता है कि जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अबाउट शो और द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिफ़ॉल्ट। तो नेचुरली अगर ज़ीरो है, ज़ीरो होता नहीं है, लेकिन है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, वो पैसे दे ही देगा, तो ऐसा बायर है वो। तो आप ये सारी चीज़ें नज़र में रखिए हर चीज़ को, और हर पेपर बोलता है, हर सिचुएशन बोलती है, आपको सुनना चाहिए वो। तो ये उनका डेटा मार्केट में कैसा है। आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में लिस्टेड तो हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। रियल एस्टेट की वैल्यू 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 करोड़ रुपए। तो क्या है, कहाँ पे कस्टमर क्या मिस कर रहा है, किस चीज़ से चिपका हुआ है कि कम कस्टमर की ग्रोथ नहीं हो रही, साल भर से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, हर बार जब वो डीलिस्ट करने की बात आती है तो कुछ ट्रेडिंग करा देते हैं। तो ऐसी सैकड़ों कंपनी हैं, ओके, कम से कम नहीं तो स्टॉक मार्केट में 2000 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा देखने की कोशिश करिए, ओके। उसके सिवा क्या उनकी कैपिटल एडिक्वेट है, और जो डेटा है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ओके। क्या उनके बैंक्स कौन से हैं, अगर रेप्यूटेड बैंक्स हैं उनके जो कि प्रोफेशनल हैं, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के, तो उससे कस्टमर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ओके। और इंफॉर्मेशन कौन है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आपने ICAI से उनका चेक किया है कि कौन ऑडिट कर रहा है, तो उस फर्म के बारे में आपको क्या नॉलेज है, ये देखिए। और सिर्फ एक ही रेटिंग मत देखिए, रेटिंग ओवर द ईयर्स देखिए। अगर क्रिसिल ने कोई रेटिंग दी है 2023 में, तो क्या उसके पहले 2019 में भी वो गए थे, कोई पेपर था उनका जिसके लिए गए थे वो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक नज़र मारिए, फिर आपकी अपनी एक ड्यू डिलीजेंस की लिस्ट बन जाएगी जो औरों से अलग होगी, और आपका वो एक्सपर्टीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत काम आएगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से फील्ड में अपने पैर दुखा के करके वो कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर क्या क्या मिस कर जाता है।
ओके और वो आपके अगर काम आ जाए इन्फॉर्मेशन, तो इससे अच्छा क्या होगा। प्रोमोटर्स जैसा मैंने बताया कि हाउ सॉल्वेंट दे आर, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से भर रहे हैं, क्या हर साल उनका टैक्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है बजाय इसके कि कम हो रहा है या 2 साल से भरा ही नहीं है। ओके तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे हम और आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, हम तो एडवांस टैक्स देते हैं। ओके हमारा तो टैक्स डिडक्ट होके आती सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन अगर कस्टमर एडवांस टैक्स नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, क्या वजह है, क्या एग्जाम्पशन है उसको, जो कि होते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़र में आनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है उसके, तो पैसा माल किसे दे रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ऐसे अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, टर्नओवर आपका 1000-1200 करोड़ रुपए और आप जिन्हें दे रहे हैं उनको किसी का आता पता ही नहीं है, ऐसी ब्रोकर्स को आप माल उठा के दिए दे रहे हैं, तो कभी भी कहीं पे भी कोई डिसअपियर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्रेडिट का सबसे बड़ा एक मिथ है कि जो चीज़ अब तक नहीं हुई वो आगे भी नहीं होगी। चीज़ वही होती है आज जो अभी तक नहीं हुई होती है। आप समझ रहे हैं, सारी जनरेशन्स हो गई, 4 जनरेशन में किसी ने 1 रुपया भी नहीं मारा, ये जनरेशन 400-500 करोड़ रुपए मार गई और हवा सांस भी नहीं ली। तो ये कभी भी इस चीज़ पे मत जाइए कि जो अब तक नहीं हुआ वो कभी होगा नहीं। तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा था कि कंट्रीज एक्चुअली ग्रोइंग एट 8%, ये पुरानी ग्रोथ रेट थी। ओके जिसको रिवाइज हो चुका है, ये अब 8% प्लस ही आने वाली है इस फिनेंशियल ईयर में 23-24 जो अभी अभी बीता है। और जैसा मैंने आपको बताया था 31 मई को उसका पूरा ईयर का लेखा जोखा आ जाएगा। और ये कुछ आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे डेटा हैं जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। CRR क्या है आपका, SLR क्या है, ओके बैंक रेट क्या है इस समय, ओके तो MCLR क्या चल रहा है, 1 ईयर कितना है, किस बैंक का बेस्ट है, किस बैंक का क्या स्प्रेड लेता है उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जितना आप इसमें घुस जाएंगे बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद होती रहेंगी। तो अब इस सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू।